साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। हौसला रख तेरा वक्त भी आएगा, हौसला रख तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। और इसी खुशी के साथ में आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। जैसा कि आप सभी को पता है कि संविधान सभा के बारे में हमने चर्चा की थी। इसके अलावा अब हम बातचीत करेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन हमने करवा दिया था, दूसरी बैठक के आयोजन को लेकर बातचीत करेंगे। जैसा कि हमने यह कहा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। अब 9 दिसंबर 1946 को जो घटना घटी, इसके बाद में 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए। अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, अस्थायी उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ था, लेकिन अस्थायी तो अभी हमें करना है स्थायी। बात आई 10 दिसंबर 1946 को। 10 दिसंबर 1946 को चुनाव हुए और इस चुनाव में 11 दिसंबर को परिणाम आता है और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या प्रथम अध्यक्ष है? क्या संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में माना जाता है सचिदानंद सिन्हा को? अब पूछे कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो स्थायी अध्यक्ष के बारे में बातचीत करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आता है। इसी क्रम में बातचीत करें कि क्या स्थायी अध्यक्ष को चुनने के बाद में उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ था क्या? साथियों, आप सभी को पता है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसी साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में दो समस्या थी। दो समस्या कौन कौन सी? एक समस्या थी ये, जैसे कि माने ये हमारा भारत है, ये जो क्षेत्र है इसको कहते थे ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत, और ये था हमारा देसी रियासत वाला भारत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपने स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये चाहता है कि एक उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन हो, और उपाध्यक्ष किसको बनाया जाए? क्या ब्रिटिश भारत से बनाया जाए, क्या देसी भारत से बनाया जाए, या दोनों को मिलाकर बनाया जाए? तो साफ साफ नजर आ रहा था कि ब्रिटिश भारत से भी प्रतिनिधि आए थे, देसी रियासत से भी प्रतिनिधि आए थे। तो कहते हैं कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी को, मतलब HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। HC मुखर्जी ब्रिटिश भारत से संबंधित थे। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ब्रिटिश भारत से किसको चुना? HC मुखर्जी को, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को। और हरेंद्र कुमार मुखर्जी को चुना गया था, वो तारीख है 25 जनवरी 1947। कहते हैं कि 25 जनवरी 1947 को क्या चुना गया? हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। और ये जो हरेंद्र कुमार मुखर्जी है वो किस भारत से थे? ब्रिटिश भारत से थे। इसका मतलब यह कि देसी रियासतों के मन में भी ये एक शंका हुई कि यार हमारे भी प्रतिनिधि होना चाहिए संविधान सभा में, हमारा भी कोई उपाध्यक्ष होना चाहिए। और राजेंद्र प्रसाद जी को भी ये पता था कि हमने ब्रिटिश भारत से एक को उपाध्यक्ष बना दिया, तो धीरे धीरे उनको भी ये लगने लग गया कि एक काम करते हैं, अपन एक देशी रियासतों से जो प्रतिनिधि आए हैं उनमें से भी एक सदस्य को हम क्या बना देते हैं? उपाध्यक्ष बना देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कई ऐसे राज्य होते हैं जहां उप मुख्यमंत्री 2-2, 3-3 बनते हैं। एक पार्टी जिसने समर्थन दिया उसका भी उप मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरी पार्टी जिसने समर्थन दिया उसका भी उप मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का रोल महत्वपूर्ण होता है मुख्यमंत्री को, जैसे कि उनका दूसरा पद माना जाता है। तो ऐसा कि जैसा कि ब्रिटिश भारत से हरेंद्र कुमार मुखर्जी को बना दिया 25 जनवरी 1947 को, और हमने ये कहा कि 10 जुलाई 1947 को VT कृष्णमाचार्य को उपाध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था? 10 जुलाई 1947 को। 10 जुलाई 1947 को किसको? VT कृष्णमाचार्य को क्या बना दिया गया था? उपाध्यक्ष। इसका मतलब यह हुआ
कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? एक, क्या नाम है भाई? राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे का क्या नाम है? तो दूसरा एक तो था ब्रिटिश भारत से जिसका नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जिसको 25 जनवरी 1947 को चुना गया था। और एक था वीटी कृष्णमाचारी, ये 10 जुलाई 1947 को चुना गया था। ये जो बातें हैं, ये बातें हमें जानकारी मिलती है संविधान सभा की दूसरी बैठक में। इसी के साथ में हमने ये कहा कि संविधान का जो प्रारूप तैयार करने का काम किया था BN राव। जैसे कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इसी को बेनेगल राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। और संवैधानिक सलाहकार के रूप में कब चुना गया था? इसी दूसरी बैठक में। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को कौन कौन सी घटना घटित हुई, उन घटनाओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब 11 दिसंबर 1946 कहूँ या दूसरी बैठक कहूँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अब हम विस्तारपूर्वक एक बार इनको चर्चा कर लेते हैं, इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी बातें जानकारी मिलती है। तो साथियों, इसी के साथ में अब हम बातचीत करेंगे कि भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक। भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन कैसे हुआ था, क्यों किया गया था, इसमें कौन कौन सी घटना घटित हुई थी, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये हमारा जो सामान्य जो परिचय था दूसरी बैठक का, इस परिचय के बारे में हमने चर्चा की है। तो इसी क्रम में अब बातचीत करेंगे हम भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक। दूसरी बैठक में बातचीत कर लेते हैं। कुछ साथी नए जुड़े, उनसे थोड़ा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक, और ये जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जो मैं अभी जो वर्तमान में जो मैं पढ़ा रहा हूँ NCERT बुक कक्षा 9, 10, 11, 12 से पढ़ा रहा हूँ। और इसमें से अगर कोई गलत तथ्य है और मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है कि NCERT के बुक में ही हो सकता है गलत लिखा गया है। और अभी आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली क्लास में हमने इसके बारे में चर्चा नहीं की थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो NCERT की बुक क्या कहती है। क्योंकि पीछे जो प्रश्न आए हैं वो NCERT के बुक से आए हैं और उनको ही सही माना गया है। इसी क्रम में बातचीत करें दूसरी बैठक। तो दूसरी बैठक का आयोजन कब करवाते हम? 11 दिसंबर 1946 को। प्रश्न पूछ ले कि दूसरी बैठक का आयोजन कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक का आयोजन किया गया था। तो इसमें अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया, इसका मतलब ये क्या है? स्थायी अध्यक्ष है। अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष तो कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। क्यों? क्योंकि उनको चुना गया था। इसमें यह नहीं पूछा कि स्थायी अध्यक्ष कौन है या अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इसमें क्या क्या हुआ, इसमें अभी हम बातचीत करते हैं कि 25 जनवरी 1947 को हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। तो इसी क्रम में बातचीत कर लेते हैं। 25 जनवरी 1947 को हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। और साथियों, अभी आपको मैंने बताया कि ये हरेंद्र कुमार मुखर्जी ये ब्रिटिश भारत से थे या देसी भारत से या देसी रियासतों से। तो अभी आपको ये मैंने अभी बताया था कि ये कौन से भारत से थे? ब्रिटिश भारत से। जो ब्रिटिश भारत से जो सदस्य आए थे उनमें से हरेंद्र कुमार मुखर्जी एक थे। इसी क्रम में आप बातचीत करेंगे जब ब्रिटिश भारत से आपने एक सदस्य को उपाध्यक्ष बनाया
तो निसंदेह जो देसी भारत है, देसी रियासत है, उनमें भी क्या होगा, विरोध होगा कि हमारा भी कोई प्रतिनिधि होना चाहिए, हमारा भी कोई नेता होना चाहिए। तो इसी क्रम में बातचीत करें तो कहते हैं कि 10 जुलाई बनाया गया, तो लेट था लेकिन बनाया था। 10 जुलाई 1947 को वीटी कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। और वीटी कृष्णाचार्य को जो उपाध्यक्ष बनाया गया था, इनकी तारीख भी हमें पता है। हरेंद्र कुमार को चुना गया, इसकी तारीख भी पता है। और 10 जुलाई 1947 को वीटी कृष्णाचार्य को उपाध्यक्ष चुना गया। ये किसी देसी रियासतों से थे, देसी रियासत से। इसी क्रम में बातचीत करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को किसको, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। तो इसी क्रम में बातचीत कर लेते हैं बी.एन. राव को। और बी.एन. राव का मतलब है बेनेगल नरसिंह राव। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। अब ये जो दूसरी बैठक है, इस दूसरी बैठक में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मेरे ख्याल से इससे बाहर अब कुछ नहीं है। हमने क्या पढ़ा कि दूसरी बैठक का आयोजन 11 दिसंबर 1946 को हुआ। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया और 25 जनवरी 1947 को हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष, ये किस भारत से थे, ब्रिटिश भारत से थे। 10 जुलाई 1947 को वीटी कृष्णाचार्य को उपाध्यक्ष चुना गया, ये देसी भारत से थे। और बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार चुना गया। ये जो कहानी है, ये जो बातें हमने की है, ये बातें कहाँ लिखी गई है, भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक में। इसी क्रम में अगर बातचीत करें कि दूसरी बैठक संपन्न होने के बाद में अब हम बातचीत करेंगे तीसरी बैठक के बारे में, कि तीसरी बैठक में कौन कौन सी बातें घटित हुई थी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि तीसरी बैठक का आयोजन कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया था। तीसरी बैठक में क्या हुआ था, कौन कौन सी घटना घटित हुई थी, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तीसरी बैठक बुलाई गई थी, कब बुलाई गई थी, तो 13 दिसंबर 1946 को। हुआ क्या था तीसरी बैठक में, हुआ ऐसा बैठक का आयोजन हो गया, जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं और उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। अब प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखते हैं। कब रखते हैं, तीसरी बैठक में। और तीसरी बैठक का आयोजन कब हुआ, तो तीसरी बैठक का जो आयोजन है वो कहते हैं 13 दिसंबर 1946 का। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रख दिया। इसी क्रम में बातचीत करें कि उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन ये पारित कब हुआ, तो कहते हैं कि पारित होने की जो तिथि है वो मिलती है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी कब, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया। कौन सी सभा ने, संविधान सभा ने। संविधान सभा ने रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। उद्देश्य प्रस्ताव यह था, जैसे कि अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं, तो आपका प्रश्न यह है कि आप क्यों पढ़ाते हो। तो मैं ये कहता हूं कि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मेरी रुचि है कि मैं जो मेरे पास जो ज्ञान है, जो मेरे पास जो जानकारी है, वो मैं मेरे जो छोटे भाई बहन है या जो मेरे बड़े भाई बहन है मैं उनको दूँ। मेरे पास कोई भी विषय का जानकारी हो, ये मेरा उद्देश्य है पढ़ाने का। और क्या उद्देश्य है, अगर मैं अच्छा पढ़ाऊँ तो मेरे जो साथी है वो जुड़ेंगे, और साथी जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया था कि ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखने के पीछे कारण क्या है।
इस उद्देश्य प्रस्ताव से अगर आपने संविधान सभा ने अगर इसको पारित कर दिया तो इसके फायदे क्या हैं, और अगर संविधान सभा ने इसको पारित करने से मना कर दिया तो इससे नुकसान क्या है, ये उद्देश्य प्रस्ताव था। मतलब मोटा मोटी बात यह है, जैसे कि आपको यह कह दे कि आप गाय पर लेख लिखो, तो गाय पर लेख लिखने से पहले या पर्यावरण पर लेख लिखने से पहले आप नीचे डालते हो प्रस्तावना, और प्रस्तावना में मोटा मोटी बात यह कहते हो कि मैं जो पर्यावरण पर जो लेख लिख रहा हूं या गाय पर जो लेख लिख रहा हूं, इसको लिखने के पीछे जो मेरे जो कारण है वो ये है, और वो कारण कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं प्रस्तावना में। तो इसी क्रम में अगर बातचीत करें तो कहते हैं कि जो उद्देश्य थे वो संविधान सभा के सदस्यों के विचारों के, जो संविधान सभा के सदस्यों के जो विचार थे उन विचारों को उद्देश्यों में रखा गया था कि हम संविधान का निर्माण इसलिए कर रहे हैं, संविधान का निर्माण होने पे ये फायदे होंगे, अगर संविधान का निर्माण नहीं हुआ तो ये नुकसान होंगे। इसी क्रम में ऐसे बातचीत करते करते ये पूरे के पूरे जो संविधान बनाने के पीछे जो उद्देश्य थे उनको कहाँ लाया गया था, उद्देश्य में लाया गया था। इसको उद्देशिका भी कहते हैं, और इसको वर्तमान में हम पढ़ते हैं प्रस्तावना के रूप में। इसका मतलब ये हुआ जो उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था, जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा गया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव को आज वर्तमान समय में हम प्रस्तावना के रूप में पढ़ते हैं। प्रस्तावना के रूप में पढ़ते हैं ये उद्देश्य प्रस्ताव। और इसी क्रम में आगे बातचीत कर लेते हैं भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक। अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है, बिंदु है, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो बात हमारी शुरू करते हैं। हमारी बैठक है आज हमारी तीसरी बैठक का आयोजन, तीसरी बैठक। प्रश्न यह है कि तीसरी बैठक का आयोजन कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक का आयोजन हो गया। तो करें बातचीत क्या क्या हुआ था इस बैठक में। और इस बैठक का मतलब होता है इसी दिनांक को, मैं ये नहीं कहूँगा 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था वो कब रखा गया था, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में। कहते हैं कि ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। कहते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, किस तिथि को, किस दिनांक को स्वीकार किया, तो वो जो दिनांक है वो जो दिनांक हो जाएगी हमारी 22 जनवरी 1947 को। और ये अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि उद्देश्य प्रस्ताव आज हम प्रस्तावना के रूप में पढ़ते हैं, वो जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो आज भारतीय संविधान में क्या है, प्रस्तावना के रूप में है। तो ये हमारी थी भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक। तीसरी बैठक के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तीसरी बैठक का आयोजन 13 दिसंबर 1946 को हुआ। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया, और उद्देश्य प्रस्ताव को आज हम प्रस्तावना के रूप में पढ़ते हैं। ये हमारी जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन बातों के बारे में चर्चा की है। इसी क्रम में अब हम बातचीत करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य हैं, बिंदु है जिसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि वो जो तथ्य जो बिंदु है वो संविधान सभा के द्वारा ही पेश किए गए थे।
इसी क्रम में एक छोटा सा प्रश्न भी याद आ गया कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी बार पूछने की संभावना है, काफ़ी दोस्तों ने मेरे को भी पूछा था और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो अलग अलग है। तो साथियों, अगर आप वर्तमान जो एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो कक्षा 11 की पुस्तक यह कहती है कि जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है उस बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने? 211। यह बात कक्षा 11 की पुस्तक कहती है। कक्षा 11 की पुस्तक कहती है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जिसको हम तिरंगा के नाम से भी संबोधित करते हैं, इनको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया और इस संविधान सभा ने स्वीकार क्यों किया और हम झंडा दिवस कब मनाते हैं, किस के कहने पर मनाते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। कि झंडा जो वर्तमान में जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, कहते हैं कि 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव में ये कहा गया कि ये जो वर्तमान जो तिरंगा है, ये जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव रखा और संविधान सभा ने उस तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता प्रदान की। किसने की? संविधान सभा ने। तो वहाँ बैठे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं कि नेहरू जी, आज तारीख क्या है? कि साहब आज है 22 जुलाई 1947। तो बोले इस तारीख को अगर हम हमेशा के लिए याददाश्त के रूप में मनाएं तो अच्छा नहीं है, कि कोई आइडिया हो तो बताएं, जरूर मनाएंगे। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, आज एक अच्छा दिन है कि आज भारत में एक राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिली है और वो तिथि है 22 जुलाई 1947। तो एक काम करते हैं, 22 जुलाई को हम अगर झंडा दिवस मनाएं तो कोई आपत्ति है? तो लोगों ने कहा, संविधान सभा की जो बैठक में जो सदस्य बैठे थे उन्होंने कहा कोई आपत्ति नहीं है, आराम से मनाइए। तो ऐसा कहते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय जो हमारा जो तिरंगा है इसको राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा, सदस्यों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, पास किया। पंडित मदन मोहन मालवीय के कहने पर संविधान सभा ने यह तय किया कि हर 22 जुलाई को हम झंडा दिवस के रूप में मनाएंगे और आज भी मना रहे हैं, आगे भी मनाएंगे। तो कहते हैं कि ये जो ऐसे जो प्रश्न है, ऐसे जो बिंदु है, ये ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और वो अगर हमारा प्रश्न अगर गलत होता है तो इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो इसी क्रम में आज हम आगे बातचीत कर लेते हैं, फिर एक एक बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी जो हमारा प्रश्न जो है इनके बारे में, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। तो हम बातचीत करते हैं कि 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। तो तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने के लिए जो प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। रखा कब था? 22 जुलाई 1947 को। पंडित मदन मोहन मालवीय के कहने पर संविधान सभा ने 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाने की घोषणा की।
ये क्या होता है, कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये हम बात करें 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। और ये पंडित मदन मोहन मालवीय के कहने पर संविधान सभा ने 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की, झंडा दिवस मनाने की घोषणा की। जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी को हमारी जो राजभाषा के रूप में संविधान सभा राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो कहते हैं कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, न कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। आपको प्रश्न पूछे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र में बटा हुआ है कि भारत इतना बड़ा देश है कि कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं मारवाड़ी बोली जाती है, कहीं गुजराती, कहीं हरियाणवी, कहीं पंजाबी, कहीं कन्नड़, ऐसी अनेक भाषा भारत में बोली जाती है, कहीं अंग्रेजी बोली जाती है। तो इस कारण से कोई एक राष्ट्रीय भाषा हमारी नहीं है, लेकिन राजभाषा के रूप में जो स्वीकार किया गया था वो हिंदी को किया गया था। और कहते हैं 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इस तिथि को याददाश्त बनाने के लिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसी क्रम में हम हिंदी दिवस के रूप में बातचीत कर लेते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस कारण से मनाया जाता है। तो हमारा इसी क्रम में आगे का जो प्रश्न है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने, कौन सी सभा ने भाई? संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। तो ऐसे पूछ ले कि राजभाषा के रूप में हिंदी को जो मान्यता जो प्रदान की गई वो कब की गई? तो कहते हैं 14 सितंबर 1949 को की गई। किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो मान्यता जो प्रदान करने का जो काम किया वो भारतीय संविधान सभा ने किया। तो अब पूछ ले कि इस 14 सितंबर को याददाश्त बनाने के लिए हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो हम ये कहते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इस तिथि को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। प्रश्न पूछ ले हिंदी दिवस कब मनाते हैं भाई? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस तिथि के दिन हमारे राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली थी। तो ये हमारा था एक छोटा सा प्रश्न। इसी क्रम में अगर बातचीत करें तो हम ये कहते हैं कि संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। आप सभी को पता है संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। तो यहाँ प्रश्न हमारा दो उठता है कि संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करना कब शुरू किया और ये काम करना कब बंद किया। एक प्रश्न है और ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करती थी। अंतरिम संसद के रूप में काम करना कब शुरू किया था और कब बंद किया गया था। तो कहते हैं कि 17 नवंबर 1947 को भारतीय संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में काम करना शुरू किया। और अंतरिम संसद के रूप में काम करना शुरू किया और कब तक किया? 26 नवंबर 1949 तक। कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 तक 11 अधिवेशन हुए थे। कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 हुए थे, लेकिन 26 नवंबर 1949 तक 11 अधिवेशन हुए थे। और कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा का कुछ आंशिक भाग स्वीकार किया गया था। संविधान का आंशिक भाग स्वीकार किया गया था। यहाँ मैं आंशिक नहीं बोल रहा हूँ, आंशिक बोल रहा हूँ। तो थोड़ा शब्दों पर आप ध्यान दीजिए।
तो अब हम कुछ बातें कर लेते हैं और कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। और 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि संविधान के कुछ भागों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। बाकी जो शेष संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसी क्रम में आपको पूछे कि संविधान सभा के द्वारा कुल कितने अधिवेशनों का आयोजन किया गया? 12 अधिवेशन। संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करना कब स्वीकार किया? तो 17 नवंबर 1947 को। कब तक किया? 26 नवंबर 1949 तक। कितने कुल अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए। 11वां अधिवेशन कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 12वां अधिवेशन में कौन कौन से कार्य किए गए? तो संविधान सभा के द्वारा संविधान के एक आंशिक भाग को स्वीकार किया गया था, लागू किया गया था। इसमें कितने अनुच्छेद थे? 16 अनुच्छेद थे। नागरिकता संबंधी, राष्ट्रपति की निर्वाचन, शपथ के बारे में, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो निर्वाचन आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद थे उनको लागू कर दिया गया था। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब इसके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं, बाद में और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम हमारी बात को एक बार पुनः शुरू करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना शुरू किया। अंतरिम संसद के रूप में, यह प्रश्न भाई पूछा गया है, अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने कार्य करना कब शुरू किया? 17 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। अगर पूछे, यहाँ दो बातें हैं, महत्वपूर्ण बात है, आप नोट लगा के याद कीजिए। संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में काम करना कब प्रारंभ किया? 17 नवंबर 1947 को। कब तक किया? 26 नवंबर 1947 को। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। 12 अधिवेशन हुए। ये बातें हो गई। इसके अलावा अब बातचीत करेंगे कि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान के आंशिक भाग या ऐसे कहें 16 अनुच्छेद को लागू किया। इनके बारे में पहले बातें कर लेते हैं। 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना शुरू किया। 26 नवंबर 1949 तक कार्य किया। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 हुए। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान के आंशिक भाग को लागू किया गया था, मतलब 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था। और ये जो 26 नवंबर 1949 है, यहाँ संविधान सभा का 11वां अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? 11वां अधिवेशन हुआ था। और 11वां अधिवेशन में संविधान सभा के आंशिक भाग को लागू किया गया था। इसीलिए आप सभी को पता होना चाहिए, हम 26 नवंबर को
संविधान दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान के आंशिक भाग को लागू किया गया था। इसका मतलब 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। शेष जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी क्रम में हम बातचीत करें कि 26 नवंबर को कौन कौन सी घटना घटित हुई थी, तो इनके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं ताकि कोई किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछे और आपका गलत नहीं होना चाहिए। टाइम लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात करते हैं 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जो जो घटना घटित हुई उनके बारे में, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कौन कौन सी घटना घटित हुई। हुआ ऐसा कि 26 नवंबर 1949 को ये संविधान सभा का ये 11वां अधिवेशन था और इस अधिवेशन में ये तय किया गया था कि अगर भारतीय संविधान सभा कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दे तो हम एक काम करते हैं कि संविधान सभा कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दे तो शासन प्रक्रिया में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कहते हैं कि संविधान सभा ने 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। उसमें कहा है कि राष्ट्रपति के अंतरिम राष्ट्रपति की शपथ, निर्वाचन आयोग, इनसे संबंधित कुछ 16 अनुच्छेद थे। 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था और शेष जो संविधान है वो कहते हैं कि शेष जो संविधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 के अनुसार, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394 ये कहता है कि 16 अनुच्छेदों को छोड़कर शेष जो बाकी जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। तो हम जो कुछ बातें हैं उनको लिख लेते। हम बात करें 26 नवंबर 1949 को कौन कौन सी घटना घटित हुई थी, उन घटनाओं के बारे में बातचीत करें तो 26 नवंबर को इस दिन संविधान सभा का 11वां अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ? 11वां अधिवेशन हुआ। इस दिन संविधान सभा ने 16 अनुच्छेदों को लागू किया। कितने अनुच्छेदों को? 16 अनुच्छेदों को लागू किया। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। और कहते हैं कि जो 16 अनुच्छेद थे उस अनुच्छेद में नागरिकता, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, निर्वाचन आयोग आदि से संबंधित है। इसी क्रम में बातचीत करें कि अब पूछे आपको कि संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए, तो इस प्रश्न का उत्तर ये देना है कि संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। तो 11वां अधिवेशन तो अभी हम करवा दिया। अब 12वां अधिवेशन कब हुआ था और इस 12वां अधिवेशन में कौन कौन सी घटना घटित हुई थी। तो ये भी प्रश्न कुछ छोटे छोटे ऐसे प्रश्न होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं और हम अगर इसमें प्रश्नों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो प्रश्न गलत होने की संभावना भी रहती है। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। अब हम बातचीत करते हैं संविधान सभा के 12वें अधिवेशन के रूप में। 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि 12वां अधिवेशन कब हुआ, तो 12वां जो अधिवेशन है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। 12वां अधिवेशन का आयोजन क्यों किया गया था, इसमें क्या क्या बातें घटित हुई, तो कहते हैं कि 12वें अधिवेशन में संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए।
कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने। एक बार पुनः कहता हूं, 284, 284, 284 सदस्यों ने संविधान पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। इसके अलावा संविधान सभा ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति को चुना था। कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और क्या हुआ? और ये हुआ कि आप ये कहते हो कि भारतीय संविधान सभा का कुछ आंशिक भाग 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। ये बात भी कहीं लिखी हुई है, तो ये बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखी हुई है। इसके अलावा जो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 16 अनुच्छेद हैं, उन 16 अनुच्छेदों को जो छोड़कर शेष जो अनुच्छेद हैं, इनको अगर पूछे कि कब लागू किया गया था, तो यह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इस तिथि का जो उल्लेख है वो मिलता है हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 में। तो हम कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ। संविधान सभा का 12वां अधिवेशन, संविधान सभा का 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने। इसमें कहते हैं संविधान सभा अंतरिम, ये प्रश्न पूछा गया भाई, ध्यान रखना, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती हुई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति चुना। संविधान सभा का 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन क्या हुआ था? संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। और संविधान सभा, ये प्रश्न पूछा गया, ये महत्वपूर्ण है, संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करते हुए अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना है। अब इसी क्रम में बातचीत करें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394 ये कहता है कि 16 अनुच्छेदों को छोड़कर शेष जो संविधान है वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। तो हम ये कहते हैं अनुच्छेद 394 के अनुसार के तहत, अनुच्छेद 394 के तहत 16 अनुच्छेदों को छोड़कर शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। अगर पूछे कि शेष जो संविधान है 16 अनुच्छेदों को छोड़कर जो शेष बचा जो संविधान है वो कब लागू होगा, तो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। इस तिथि का जो उल्लेख है, वो इस तिथि की जो जानकारी है वो हमें कहाँ मिलती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 में इस तिथि की जानकारी मिलती है। अब मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो प्रश्न आपने शायद मेरे ख्याल से कभी सुना है या नहीं। मेरे को विश्वास है कि आपने ये प्रश्न नहीं सुना है। इस प्रश्न के बारे में बातचीत कर लेते हैं। मैंने कहा कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो
जो उन्होंने मिशन ने, कैबिनेट मिशन ने जो तैयार की वो 389 थी। ये थी उस समय जिस समय भारत व पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। मेरा प्रश्न ये है कि भारत व पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, विभाजन के बाद में भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रही थी, ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों की संख्या कितनी रही थी, देशी प्रांत से सदस्यों की संख्या कितनी रही थी। तो मैं पहले ये कह देता हूं कि कैबिनेट मिशन ने जो तैयार किया, कैबिनेट मिशन ने ये फॉर्मूला तैयार किया। क्या किया? कुल सदस्य संख्या और ये साथियों में जो अभी आपको ये जो लिखवा रहा हूँ ये अपने एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पुस्तक में साफ साफ लिखा गया है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान रखना। कुल सदस्य संख्या तय की गई थी 389, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत से जो तय की गई थी वो की गई थी 296, कोई बात नहीं। देशी रियासत से की गई थी वो संख्या थी 93। अब मैं ये कह रहा हूं कि कैबिनेट मिशन ये कहता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? 389, ब्रिटिश प्रांत से 296, देशी रियासत से 93। अब पाकिस्तान का हमने विभाजन कर दिया। पाकिस्तान का विभाजन करने के बाद में जो जितने सदस्य बचे थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। पाकिस्तान के विभाजन के बाद में कुल 299 सदस्य बचे थे। कितने सदस्य? कुल सदस्य संख्या 299। ब्रिटिश प्रांत से 229 और देशी रियासत से जो सदस्य संख्या थी वो 70 थे। ये जो सदस्य संख्या है ये थी पहले कैबिनेट मिशन ने तैयार की, और जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो ये बाद में शेष जो सदस्य संख्या है वो हमारे भारत में ये बची थी। 389 की जगह 299, 296 की जगह 229, 93 की जगह 70। और ये बातें मैंने अभी जो की है एनसीईआरटी की जो किताब है कक्षा 11, इसमें ये साफ साफ लिखी गई है। तो हम एनसीईआरटी की जो बुक के आधार पर अगर बातचीत करें तो ये जो सदस्य संख्या इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसी क्रम में आगे की कक्षा में हम और चर्चा करेंगे। स्वागत अभिनंदन के साथ में मैं इस मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बिशन चरण।